सोशल में अगर तुमको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो तुमको कभी भी कथा कहानी लिखने से काम चलने वाला नहीं है। कि वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं, मतलब कि हाँ भैया नदी बह रही है, नदी के इस पार हमारा इलाका, नदी के उस पार तुम्हारा इलाका। तो भाई फ्रेडरिक सूरियो भाई साहब थे, ये एक बहुत बेहतरीन पेंटर हुआ करते थे यार। वो देखो छोटे भाई, वो भैया बड़े भैया साइकिल चला रहे हैं, हम भी एक दिन बड़े होंगे तो भाई साइकिल चलाएंगे, क्या मस्त भौकाल बनेगा हमारा। पेंटिंग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। हमारे घर वाले हमको जो है कि कचड़े डिब्बे से उठा के लेके आए हैं, ये सब बातें जो है कि अपना सोचने लगते हो। कोई जो है कि हमारा दुनिया में अपना नहीं है, ये सब चीजें ओवर थिंकिंग हुई। अब देखो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि यहाँ से उठो, किचन में जाओ, जो मिले वो चापो, आकर के बैठ जाओ। 11 साल अगर सोल्जर्स वॉर करेंगे तो परेशान नहीं हो जाएंगे? कहेंगे यार ये कौन सा आइडिया हम लोग लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है लड़ाई। ठीक है, हम लोग को घर जाना है, अब हम लोग को मजा पानी मारना है। गेम ऑफ थ्रोन्स अगर मान लो कुछ लोग देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, अलग अलग राजा का अलग अलग सिंबल होता है। अपने को क्या करना है, ब्रूट फोर्स से काम करना है। ब्रूट फोर्स से काम करने का मतलब अपने को क्या करना है भाई, जो दिखे उसको कचर देना है, जो राजा दिखाई देता है। जय हिंद दोस्तों, कॉमेट हब में आपका फिर से स्वागत है एक बार और अब हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री, पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो भाई, सबसे पहले तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छी सी फोटो बनी हुई है, लगी हुई है। इसमें नेशन स्टेट जब फ्रांस से बन रहा था तो उस टाइम पे कैसा जो है कि सिनेरियो था, क्या एलिगरीज वगैरह यूज़ की जा रही थी, उसके बारे में हम लोग बात किए हैं यहाँ पे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई नेशन होता क्या है। देखो, एक होता है नेशन, नेशन स्टेट, एक होता है कंट्री। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर भाई देखो है क्या, कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री इज अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, ये क्या है भाई, जियोग्राफिकल लोकेशन है। ठीक है, जैसे इंडिया इज अ कंट्री, कि हाँ भाई हमारे बाउंड्रीज डिफाइंड है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब हम लोग अपने आप को क्या बोल सकते हैं, कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग किंगडम। इसी में नेशन स्टेट, कंट्री और किंगडम। देखो भाई, किंगडम किसको बोलेंगे, जहां पर मोनार्की हो। मोनार्की समझते हो, मोनार्की मतलब राजा का शासन हो। ठीक, किसी भी तरीके का डेमोक्रेसी वगैरह नहीं चाहिए, राजा का रूल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनार्की बोलेंगे। और जहां राजा का रूल होता है उसको हम लोग किंगडम बोलते हैं। ठीक है, जैसे फ्रांस पहले क्या था, फ्रांस पहले किंगडम हुआ करता था। ठीक, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट का। तो भाई नेशन स्टेट किसको बोलते हैं, स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल अथॉरिटी। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी, जैसे जिसको हम लोग सरकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गवर्नमेंट बोलते हैं। ये सब क्या हो गए, पॉलिटिकल अथॉरिटी हो गए। इनको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेट बोलेंगे। कोई भी कंट्री नेशन कब बनता है, नेशन तब बनता है भाई जब इनके लोगों में कुछ सिमिलैरिटीज हो। अब सिमिलैरिटीज बहुत तरीके की हो सकती हैं। हो सकता है कि सेम भाषा बोलते हो, लैंग्वेज सेम हो सकता है सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई सेम रिलीजन के लोग हों। ऐसा भी हो सकता है इनका कुछ शेयर्ड हिस्ट्री हो। ठीक है, इनका कुछ कॉमन कल्चर हो। ये सारी चीजें जहां मिलेंगी उस चीज को हम लोग, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशन बोलेंगे। ठीक, अब देखना ध्यान से, हुआ क्या कि हम लोग जब बात करते हैं 17th 18th सेंचुरी के बाद के टाइम की बात करते हैं, 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, उस टाइम पे पूरे के पूरे यूरोप में कुछ बदलाव हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, जैसे क्या क्या बदलाव हो रहे थे भाई, सबसे पहले हम लोग बात किए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, फिर उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर इसी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्यूशंस भी हुए जो कि बहुत इंपैक्टफुल रहे। अब देखो है क्या
कि इसी यूरोप की बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े हैं क्लास 9th में। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरे के पूरे यूरोप में एक नया स्टार्ट होता है, एक नया एनर्जी आता है, एक नई सोच आती है। ठीक है, ये नई सोच थी कि भाई हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब राजा रानी वाले सिस्टम को पूरा पूरा खत्म करना है। ठीक, हम लोगों को अब केवल और केवल किस पे फोकस करना है, लोगों पे फोकस करना है, और हम लोगों को अब किंगडम्स में डिवाइड होकर के नहीं रहना है। अब जैसे होता क्या था, पहले किंगडम्स वगैरह होते थे तो उनके वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती थी। वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं मतलब कि हाँ भैया नदी बह रही है, नदी के इस पार हमारा इलाका, नदी के उस पार तुम्हारा इलाका। ठीक है, अब पता चला बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आ गया तो फिर बिग खेल हो गया कि भाई सारा सारा सिस्टम ही खत्म, बाउंड्री वाला। सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो दोनों राजा एक दूसरे को जो है कि मारने काटने पे उतारू हो गए कि भैया हमको जो है कि अब ये वाली नदी हमारी है और तुम जो है कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट फालतू में होते रहते थे। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। जब भी कंट्री या नेशन स्टेट की बात आती है तो वहां पर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हमको मिलती है। ठीक है, खैर, तो हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया फोटो देखेंगे भाई, बेहतरीन फोटो है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना और फिर इस पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, यहां पर अपने को मिला एक बहुत ही बेहतरीन फोटो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो यहां तुमको देखने को मिल रहा है कि एक जने थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, तुमको एनसीईआरटी में यहां पे मिलेगा नाम इनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। थोड़ा सा नाम ये फ्रेंच वाले हैं तो इनके नाम में तुमको वॉवेल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई फ्रेडरिक सोरियो भाई साहब थे, ये एक बहुत बेहतरीन पेंटर हुआ करते थे। तो ये भाई साहब क्या किए थे, एक पेंटिंग बनाए थे। ठीक है, ये कब की बात है, ये बात है 1848 का। अब 1848 याद करो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे 1789 में राजा को हटा दिया गया, 92 में अपना जो है कि 1789 में जो है कि फोर्ट ऑफ बेस्टिल गिरा दिया गया था, 92 में जो है कि फ्रांस अपना मोनार्की हटा देता है, खत्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है। उसके बाद फिर जैकोबिन्स वगैरह आते हैं और 1848 के टाइम में क्या होता है भाई, 1815 में देखो नेपोलियन क्या किया, वाटरलू का बैटल हार चुका है। अब 1848 में हम लोग आ गए। ठीक है, तो 1848 में फ्रांस ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुका है। यहां ध्यान से देखना फ्रांस का झंडा। ठीक है, तो इस पेंटिंग के बारे में क्या बताया गया, इस पेंटिंग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ठीक, इस पेंटिंग में क्या किया गया है, इस पेंटिंग में एक लेडी है यहां पे। ठीक है, इनको बोला गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम लोगों को मालूम है कि अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, लेकिन इसके पहले इसके पीछे कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि जब अमेरिका जो था कॉलोनाइज हुआ था, आज़ाद हुआ था जब बेसिकली, तो फ्रांस के लोग, फ्रांस की जो जनता थी वो अमेरिकन को बहुत हेल्प की थी इंडिपेंडेंस पाने में। तो इसमें हुआ क्या था कि ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने यहाँ से गिफ्ट किए थे और ये पूरा का पूरा इंस्टॉल होता है जाकर के अमेरिका में कि हाँ, इट इज़ अ गिफ्ट टू फ्रांस फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तुमको वहां देखने को मिलेगा, लेकिन इसका ओरिजिन कहां पे है भाई, इसका ओरिजिन फ्रांस में ही है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैं, इनके हाथ में दो चीजें हैं। एक तो भाई तुम्हारा क्रॉस है और दूसरा चीज क्या है भाई, दूसरा चीज है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, चार्टर एक है। अब इस चार्टर में जो भी हम लोग बात किए थे, नेशनल असेंबली फ्रांस का रूल रेगुलेशन ये सब चीज़ें ड्राफ्ट किया था ना, और उसी में कुछ बेसिक राइट्स दिया था इंडिविजुअल्स को, वही राइट्स इनके हाथ में हैं। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई, हम लोग फ्रीडम हमको मिल गया है, और इसके साथ साथ हर इंसान को कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, और अब देखना ध्यान से, यहां पर फ्रांस का झंडा है, किसी किंगडम या किंग का झंडा नहीं है। तो इसका मतलब फ्रांस अब क्या बन चुका है, फ्रांस अब एक नेशन बन चुका है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे सोसाइटी की बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का, बढ़ाने का काम करते हैं।
ठीक है, ऊपर उठाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल सोसाइटी बढ़ाने का काम करते हैं, उनको अपलिफ्ट करने से मतलब नहीं, उनको खाली नंबर बढ़ाने से मतलब होता है। ठीक है, तो भाई अपने को क्या करना है, सेकंड वाली कैटेगरी में नहीं आना है, फर्स्ट वाली कैटेगरी में रहना है, कि हमको कोशिश करना है कि हमारे आसपास जो भी लोग रह रहे हैं हमको उनका अपलिफ्टमेंट करना है। अपने साथ साथ अपना ग्रोथ तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ बाकी की जितने भी जनता है उसका भी ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो देखो यहां पर क्या हुआ, फ्रेडरिक सोरियो भाई साहब ये पेंटिंग बनाए। अब इसमें देखो सबसे पहले फ्रांस क्या कर रहा है, इन लोगों के एक बहुत बड़ा झुंड है लोगों का, देखो यहां से आ रहा है और इन सारे लोगों को लीड कौन कर रहा है, फ्रांस लीड कर रहा है। ठीक है, और ये सारे के सारे लोग अपने अपने देश का झंडा लेके घूम रहे हैं। ध्यान देना, देश का झंडा है, किसी राजा का झंडा नहीं है। राजा के बारे में बात करते हो तो राजा रानी का जितना भी क्राउन वगैरह ये सब यहां पर नीचे फेंका हुआ है। और ये जो इवेंट है, इस इवेंट को ऊपर भगवान है और जो इनके एंजल्स वगैरह हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो भी हो रहा है ये भगवान के उससे हो रहा है, क्या कहते हैं कि सहमति से हो रहा है, या सहमति छोड़ो, सहमति भगवान का थोड़े लिया जाएगा, भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। हाँ आप सही है, ठीक है, तो भगवान के आशीर्वाद से जो है कि ये सारा का सारा काम हो रहा है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहली चीज ये कि फ्रेडरिक सोरियो इस पेंटिंग में बताते हैं कि भाई यूरोप में जितने भी देश हैं वो अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, नेशन स्टेट बनते जा रहे हैं। वेल डिफाइंड इनका कल्चर है, वेल डिफाइंड बाउंड्री है, शेयर्ड पास्ट है, ये सब चीज़ों के बेसिस पे लोग अब नेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब किंगडम्स के फॉर्म में डिवाइडेड नहीं है यूरोप, अब यूरोप किसके फॉर्म में बना हुआ है, यूनाइट हुआ है, नेशन स्टेट्स के फॉर्म में। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें देखो क्या है कि भाई एक झंडा यहां पे तुमको जर्मनी का भी दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला झंडा है। ठीक है, तो जर्मन फ्लैग यहां पे है। और मजे की बात यह है कि जर्मनी 1848 तक नेशन स्टेट नहीं बना था। जर्मनी 1848 के पहले जब ये पेंटिंग बनाई गई उस टाइम पे जर्मनी क्या था, मोनार्की के अंडर था। लेकिन फ्रेडरिक सोरियो भाई साहब इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी थे, इतना यूटोपियन विजन लेके चलते थे। यूटोपियन विजन एक आएगा टर्म, ठीक है, एक शब्द आएगा जिसको बोला गया यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है भाई, यूटोपिया मतलब कि हम लोग जो ख्याली पुलाव बनाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी में यूटोपिया बोल देते हैं। ख्याली पुलाव मतलब जिसे मान लो बैठे हुए हैं और अपना जो है कि बैठ के सोच रहे हैं कि भाई साहब एक दिन ऐसा आएगा जो अपने पास बहुत पैसा होगा, फिर उसके बाद जो मन करेगा वो सामान खरीदेंगे, उसके बाद फिर ये होगा कि शादी बढ़िया लड़की से होगी, या लड़कियों का होगा भाई शादी बढ़िया लड़के से होगी, और जो है कि खूब एकदम इंजॉय करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ जाएंगे। ठीक है, वही वाला आसरानी वाला हिसाब कि जिसमें वो एक मुर्गी है वो अंडा देगी, उस अंडे से फिर हम और मुर्गियाँ पैदा होंगी, फिर उसके बाद पूरा पूरा पोल्ट्री फार्म खोलेंगे, उसी में ब्रेड बेचेंगे, मक्खन बेचेंगे, टोस्ट बेचेंगे और ऑमलेट बेचेंगे, भुजिया बेचेंगे। तो ये सब ख्याली पुलाव वाली बातें होती हैं यूटोपिया का मतलब। या फिर एक ऐसा, या फिर इसका ऐसा मतलब समझो कि एक ऐसा विजन जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आशावादी सोच होती है। ठीक, आ जाओ। तो फ्रेडरिक सोरियो कुछ ऐसे ही आदमी थे, आशावादी इंसान थे। इनको लगता था कि हाँ भाई जो हम सोच रहे हैं वो फ्यूचर में होने वाला है। और बहुत अच्छी चीज ये थी, बहुत बड़ी चीज ये थी कि एक्चुअली में ये सब चीजें फ्यूचर में हुई। ठीक है, तो जर्मनी 1848 के बाद हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम लोग को पढ़ना है इसमें। 1848 के बाद जर्मनी नेशन स्टेट बना भी था। ठीक है, तो भाई ये थे फ्रेडरिक सोरियो भाई साहब और उनकी पेंटिंग। और ब्रीफ में एक बार फिर से छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन समझ लो कि इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने को तुमको अगर आया मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें एटलीस्ट तुम 5 से 6 पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, हमेशा देखो हिस्ट्री में या फिर सोशल में अगर तुमको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो तुमको कभी भी कथा कहानी लिखने से काम चलने वाला नहीं है कि हाँ पूरा कहानी एक ही पैराम लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, उसका शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, बस लिखे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब भी आंसर राइटिंग करो, जब भी आंसर्स लिखो, शॉर्ट लिखो, प्रेसाइज लिखो। वो ऐसे चेक करके अब वो चेकिंग नहीं होती कि हाँ इतना लिख दिए तो 5 नंबर मिल जाएगा। ये वाला हिसाब अब खत्म हो चुका है। और अगर अभी भी तुमको ऐसा कोई बता रहा है तो भाई फिर तुमको और सिंपल सी बात है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो बेवकूफ़ न बने, समझदार बने। और जब भी आंसर्स लिखें हमेशा पॉइंट वाइज लिखें। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स में उस अपने आंसर को समराइज करें। ठीक है, अब जैसे मान लो यही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि भाई ये पेंटिंग को डिस्क्राइब करो,
या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई फ्रेडरिक सोरियो इस पेंटिंग से क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात बताओगे। सबसे पहली बात बताओगे, इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करोगे। इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है कि लोगों का प्रोसेशन चलता हुआ आ रहा है जो कि अपने अपने नेशन स्टेट का फ्लैग लेकर के मूव कर रहे हैं, और इस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है? फ्रांस लीड कर रहा है। ठीक है, फ्रांस क्यों लीड कर रहा है इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। या फिर ऐसे समझ लो कि भाई फ्रांस ही है जो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को जगाया था। ठीक है, इसके बाद अगली बात करोगे कि भाई इसमें एक स्टैचू बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इनके हाथ में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, और ये क्या है भाई? लिबर्टी की सिंबल है। लिबर्टी मतलब एक तरीके से आजादी की सिंबल है। ठीक है, कि अब सारे के सारे लोग आजाद हैं। आजाद हैं किससे? इनसे आजाद हैं। अगला पॉइंट बताओगे कि भाई किंग और किंगडम्स के जितने भी सिंबल्स वगैरह हुआ करते थे, क्राउन वगैरह हुआ करता था, ये सब जमीन पे फेंका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे लोग अपने सारे किंगडम्स को, किंग को डिसोन कर दिया और बोले भैया तुम हमारे राजा रानी नहीं हो। ठीक है, जिसे बर्बन बिस्कुट वाले थे तो उनका जो है कि उनका भी खेल खत्म हो गया। ऐसे करके जितने भी राजा रानी पूरे यूरोप में मिलेंगे, उनका एक एक करके ऐसे ही खेल खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, और इस यूनियन को कौन ब्लेस कर रहा है? गॉड और एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग कोई जो है कि इलीगल काम कर रहे हैं। ये सब जो है कि भगवान की इच्छा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये बहुत ज्यादा आशावादी आदमी थे, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म था इनके अंदर। तो ये क्या किए थे? इस पर्टिकुलर प्रोसेशन में जर्मनी के फ्लैग को भी ऐड किए थे, और इनको ये लगता था कि आने वाले टाइम पे जर्मनी भी एक नेशन स्टेट बनेगा। ठीक है भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, क्या क्या हम लोग जो है कि नेशन वाली बात हम लोग किए कि नेशन किसको कहते हैं, और इसके अलावा हम लोग बात किए थे कि क्या क्या बातें जो है कि अपना यहाँ पर हुई थी, यूरोप में चल रही थी। तो भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगला डिस्कशन आता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आ जाओ यहाँ बात करते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे इंपैक्ट करता है नेशन के आइडिया को। देखो हुआ क्या कि हम लोग बात कर रहे थे जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद क्या होता है भाई? जैकोबिन्स का रूल आता है। और जैसे ही जैकोबिन्स का रूल आने वाला होता है, उसके पहले की बात कर रहे हैं, जब नेशनल असेंबली बना था, तो वहां पे फ्रांस के लोगों को मिलता है फ्रीडम, आज़ादी मिलती है कि हाँ भाई हम लोग राजा के टायरनी से अब आज़ाद हो गए हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जो है कि अब अपने पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह बना सकते हैं, अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं, ये सब सारे के सारे काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि ये सारे के सारे लोग मिल करके आइडियाज पिच करते हैं। जैसे एक आइडिया था किसका? ला पात्रे। ला पात्रे मतलब फादरलैंड। अब फादरलैंड का ये मतलब नहीं है कि किसी के बाप की जमीन है। ठीक है, फादरलैंड का मतलब ये होता है कि भैया ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये पूरा का पूरा देश हमारे एंसेस्टर्स का है। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स से हमको मिला है, और हमारे एंसेस्टर से हमको मिला है तो हम जिस कंडीशन में इसको पाए हैं, इससे बढ़िया कंडीशन में आगे वाली जनरेशन को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये अब फ्रांस जो है वो किसी राजा की संपत्ति नहीं है, किसी किंग का ज्वेल नहीं है। अब फ्रांस क्या है? फ्रांस अब फ्रांस के लोगों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनका फादरलैंड है, उनको अपने फादरलैंड को प्रोटेक्ट करना है, और यहां पर जो भी लोग रह रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा काम करते रहना है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट आया था ले सिटोयन। ले सिटोयन मतलब कि सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। अब कोई किंग, किंगडम, ये सब चीज नहीं है, सारे के सारे लोग अब क्या हैं? फ्रांस के सिटीजन हैं। ठीक है, अब कोई किसी भी तरीके का कोई टाइटल्स नहीं लगाए गए हैं कि ये राजा साहब है, महाराजा धीराज टाइप का, ये सब चीज कुछ नहीं है। अब क्या है भाई? अब सारे के सारे लोग सिटीजन हैं, और फ्रांस के सिटीजन फ्रांस के अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा काम करेंगे, फ्रांस के ग्रोथ के लिए हमेशा काम करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब देखो, ये अभी के लिए हम लोगों को कोई बड़ी बात नहीं लग रही कि हाँ यार ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सोचो तो उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी सोच थी।
अब कोई ये इमेजिन नहीं किया हुआ था कि विदाउट किंग, बिना किसी राजा के, बिना किसी किंगडम के हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारा क्या होगा, क्योंकि किसी को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का या फिर देश चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब ये सब न होते हुए भी, जैसे हम लोग छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं छोटे से, तो भाई देखते हैं, इंट्रीग होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से कि अरे यार वो भैया जो है कि साइकिल चला रहे हैं, और पता नहीं तुम लोग होते होगे कि नहीं होते होगे, हम तो भाई बहुत होते थे कि यार वो देखो छोटे भाई, वो भैया बड़े भैया वो साइकिल चला रहे हैं, हम भी एक दिन बड़े होंगे तो भाई साइकिल चलाएंगे, क्या मस्त भौकाल बनेगा हमारा। ठीक है, जिस दिन साइकिल मिल जाता है उस दिन ये होता है कि अरे यार ये भैया तो भाई बाइक चला रहे हैं यार, बाइक मिल जाता चलाने को तो क्या बेहतरीन चीज़ होता। ठीक है, अभी वो चीज़ हम लोगों के लिए उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हाँ उस जमाने में हम लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करती थी। तो यार यही जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इसको एंजॉय करो, बाकी देखो ज़्यादा सोचने वोचने का नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि भाई अब जनता आती है कहती है कि सर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं। अरे यार देखो, ओवर थिंकिंग, अब ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर इसको सही कैसे करें, कैसे कम सोचें। ठीक है, तो देखो भाई ओवर थिंकिंग का सबसे बढ़िया इलाज क्या होता है, इसका सबसे बढ़िया इलाज है एक्शन लेना। ठीक है, अब सिंपल चीज़ है यार, जैसे तुमको मान लो भूख लगा हुआ है, एकदम बहुत भयानक भूख लगा हुआ है, घर पे तुम अपना एकदम सिकुड़ करके बैठे हुए हो, लेटे हुए हो बिस्तर पे, कह रहे हो कि है हमको कोई प्यार नहीं करता है, हमारे घर वाले हमको जो है कि कचड़े के डिब्बे से उठा के लेके आए हैं, ये सब बातें जो है कि अपना सोचने लगते हो, कोई जो है कि हमारा दुनिया में अपना नहीं है, ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग हुई। अब देखो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सोल्यूशन है कि यहाँ से उठो, किचन में जाओ, जो मिले वो चापो, आकर के बैठ जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओवर थिंकिंग तभी आता है जब आदमी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहता, केवल उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। तो यार सोचने से अगर होने लगा तो हम तो यार अंबानी हो जाएं। ठीक है, हाँ तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जब भी ओवर थिंकिंग की समस्या आती है तो हमेशा कोशिश करो कि कुछ एक्शन लो, कुछ काम करो। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको सोच समझो और उस प्रॉब्लम को दूर करो। ठीक, कि जो तुम जीवन में तुम्हारे साथ 10% चीजें होती हैं और 90% तुम रेस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, केवल 10% चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ भाई, जो बुरा जो हुआ वो केवल 10% था, तुम उसके बाद रिस्पॉन्ड कैसे किए उसका इंपैक्ट 90% पड़ रहा है। तुम अगर सोचिए कि यार हमारे साथ बुरा हुआ क्योंकि हम बहुत बुरे आदमी हैं, तो भैया तुम्हारे साथ बुरा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि यार चलो ठीक है आज बुरा हुआ कल नहीं होगा, ठीक है अच्छा बुरा होता रहता है, तो इसका मतलब तुम्हारा आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ो। खैर हम लोग बाद में बहुत ज्ञान की बातें कर लिए, थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था पूरे के पूरे आइडिया ऑफ नेशन को आगे फैलाने में। तो भैया देखो यहाँ पर दो चीजें आई, ला पात्रे ले सितोयन, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है नेशनल फ्लैग ऑफ फ्रांस। अब देखो ये देखने में तो भाई बहुत साधारण चीज लग रही होगी, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज से पहले फ्रांस को किसके पास आज से पहले मतलब अभी नहीं, उस जमाने की बात हो रही है, ये नहीं कि अभी आज से पहले सर फ्रांस मतलब बढ़िया एकदम फ्रेंच पीपल उनसे जाना जाता था, नहीं। देखो नेशनल फ्लैग मतलब कि भाई उस जमाने में जो भी फ्रांस जो था वो किंगडम हुआ करता था, और किंगडम को किससे जाना जाता है, उसके राजा से जाना जाता है, राजा के एम्बलम से जाना जाता है। ठीक है, राजा का जो झंडा होता है उससे जाना जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब पहले क्या होता था कि भाई राजा बदल गया या फिर किंगडम चेंज हो गया, दूसरा किंगडम आकर के अटैक कर दिया, तो जो है कि झंडा क्या हो जाता था, बदल जाता था। ठीक, यहां पर क्या, अब जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स अगर मान लो कुछ लोग देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, अलग अलग राजा का अलग अलग सिंबल होता है। ठीक है, इसे जो स्टार्क्स हुआ करते थे तो उनका जो है कि वो उनके में वो बना हुआ था, डायर वुल्फ बना हुआ था, ऐसे ही लैनिस्टर्स बने हुए तो शेर बना हुआ था, तो ऐसे करके अलग अलग राजा का अलग अलग सिंबल हुआ करता था। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये बोला गया कि भैया अब फ्रांस में राजा आजा का सिस्टम खत्म, अब केवल और केवल एक झंडा चलेगा, और वो झंडा क्या होगा, फ्रांस के लोगों का झंडा होगा, नेशनल फ्लैग होगा। ठीक है, फ्रेंच ट्राई कलर होगा।
अब हमको राजा बदल रहा है या फिर जो बंदा रूल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बदल रहा है, हमको अब उससे मतलब नहीं है। झंडा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। अब जिसे अपने देश में देख लो कि भाई झंडा एक ही है, अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, दुनिया भर के अलग अलग जो है कि नेता लोग हैं, हमेशा जो है कि पॉलिटिक्स बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोगों के देश का झंडा कांस्टेंट है, वो हमारी आइडेंटिटी है। ऐसे ही किसी भी देश का फ्लैग उसकी आइडेंटिटी होती है। तो अब अगर तुम कोई नेशन बना रहे हो और उस नेशन को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अब लोगों में एकता की भावना आएगी। ठीक है, अब वो लोग जब सैल्यूट करेंगे तो उस झंडे को सैल्यूट करेंगे, उस आइडिया ऑफ नेशन को सैल्यूट करेंगे। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं आगे भाई। तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेशनल फ्लैग आया, इसके साथ साथ कुछ गाने आने लिखे गए, हिम्स वगैरह लिखे गए। ठीक है, जैसे हम लोग बात किए थे, एक गाना था मार्सेलीज करके, ठीक, रॉजेट डेआइल उसको जो है कि कंपोज किए थे क्लास 9th फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो वो बाद में क्या बन गया? फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। ठीक है, मार्सेलीज। अब हुआ क्या कि ये सारे के सारे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अब इसके साथ साथ इसी में अब चेंजेस भी आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं कि भाई अब उसके बाद जैकोबिन्स का रूल आया। थोड़ा शॉर्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जैकोबिन्स का रूल आया, जैकोबिन्स का रूल खत्म हुआ, उसके बाद फिर जो है कि नेपोलियन का रूल आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो वो वाला जो फेज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज हुआ करता है। ठीक है, पूरे पूरे फ्रांस के हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट होता था वो फेज, इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो नेपोलियन जो काम किया वो एक सिविल कोड लेकर के आया जिसको बोला था सिविल कोड ऑफ 1804। देखो हो सकता है क्लियर दिखे या ना दिखे, तुम्हारे एनसीईआरटी का ही जो है कि वो है एग्जर्व्ड है एक। तो इसमें बोला गया कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट जब मिलिट्री डिक्टेटर बनता है पूरे के पूरे फ्रांस का, तो वो क्या काम करता है? एक सिविल कोड लेकर के आता है 1804। अब इसमें क्या किया? सारा का सारा प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ उसको खत्म कर दिया। ठीक, सारा प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ खत्म कर दिया। जैसे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ मतलब कि तुम अगर राजा के लड़के हो तो अब अगला राजा कौन बनेगा भाई? तुम बनोगे। ठीक है, तुम अगर फर्स्ट स्टेट में पैदा हुए हो तो भैया तुम फर्स्ट स्टेट में अपना जो है कि तुम्हारा रहेगा पूरा सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स एक्स तुमको नहीं पे करना है। ये व्यवस्था हुआ करता था, ये सारे प्रिविलेजेस हुआ करते थे। और इन सारे प्रिविलेजेस को क्या कर दिया गया भाई? अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून की नजर में सब लोग क्या है? अब एक बराबर है। सब लोग एक बराबर होने का मतलब कि अब राजा गलती करे, चाहे प्रजा गलती करे, चाहे कोई भी गलती करे, फकीर गलती करे, कोई भी आदमी गलती करे, जैसा गलती करेगा वैसा सजा मिलेगा। और यहाँ पर अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ भाई हम जो है कि राजा हैं तो हम जो है कि सजा नहीं भुगतेंगे, इसे मजा पानी मारेंगे, तो वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी मिला सबको। जिसे जमीनियां सब कब्जा करके रखे हुए थे ना भाई, क्लर्जीज वगैरह ये सब, तो वो सब जमीन लोगों में डिवाइड कर दिया गया, लो मजा लो, एकदम ऐश करो। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या होता है, नेपोलियन एक और काम करता है। उस टाइम पे 1804 से लेकर के 1815 तक थोड़ा थोड़ा बवाल चलता है। अब देखो उस बवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो बवाल डिस्कस करने के लिए आओ यहां पर आते हैं। तो 1804 में नेपोलियन भाई साहब अपना क्या काम करते हैं कि जब ये एम्परर ऑफ फ्रांस बनते हैं, ठीक है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि यार ये जो आइडिया ऑफ नेशन है, आइडिया ऑफ नेशन है, इस आइडिया को हमको पूरे के पूरे कहां फैलाना है? यूरोप में स्प्रेड करना है। ये हम केवल अपने तक नहीं रखेंगे, हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारा मतलब फ्रांस के लोगों का ये जिम्मेदारी है कि ये जो आइडिया ऑफ नेशन है ये कहां पहुंचे? पूरे के पूरे यूरोप में पहुंचे। ठीक है, अब यहां यूरोप में पहुंचाने के लिए हम जो रास्ता समझ में आएगा सही लगेगा हम वो अपनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं लोग, तो 1804 से लेकर के 1815 तक का एक फेज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेपोलियनिक वॉर्स। अब देखो इसमें होता क्या है, नेपोलियन क्या था भाई? मिलिट्री डिक्टेटर था। तो उसका ये सिंपल सिस्टम था कि भाई अपने को क्या करना है? ब्रूट फोर्स से काम करना है। ब्रूट फोर्स से काम करने का मतलब अपने को क्या करना है भाई? जो दिखे उसको कचर देना है, जो राजा दिखाई देता है। किंग्स और किंगडम्स के बिल्कुल खिलाफ था, ये नहीं चाहता था कि कहीं पर भी पूरे
यूरोप में किंग और किंगडम वाला व्यवस्था बना रहे। ठीक है, तो अब ये क्या काम किया भाई, सबसे पहले चालू करता है कहां से, अपना मिलिट्री कैंपेन स्विट्जरलैंड से। अब देखो बहुत बेहतरीन देश है भाई, बड़ा सुंदर देश है, ठीक है, और इकलौता ऐसा देश है जो कभी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में नहीं रहा है। वर्ल्ड वॉर दो दो हो गया, लेकिन भाई साहब हमेशा क्या रहते भाई, तटस्थ रहे। तटस्थ रहने का मतलब हमेशा न्यूट्रल रहे, किसी की तरफ से लड़ाई लड़ाई नहीं की। और बहुत मजेदार चीज यह कि स्विट्जरलैंड में भी कोई अटैक नहीं किया वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब उसका अलग कारण है, खैर वापस आते हैं यहाँ पर। तो स्विट्जरलैंड में पहले नेपोलियन अटैक करता है, फिर इसके बाद बेल्जियम आता है, फिर इसके बाद जो है कि एक एक करके ये लोग जर्मनी में घुसते हैं। कहने का मतलब ये था कि जो जो इनको देश दिखाई दे रहा था, जहां जहां देश मतलब किंगडम्स दिखाई दे रहे थे, वो सबको ये लोग क्या करना चालू कर दिए, टारगेट करना चालू कर दिए, वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा खूब करना चालू कर दिए, वॉर करना चालू कर दिए। और इस वॉर से क्या होने लगा कि जितने किंग्स थे किंगडम से, वो सब अपना अपना राजपाट छोड़ करके लगे भागने। ठीक है, अब ये देखो समस्या ये था कि यार 1804 से 1815 तुम लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, 11 साल वॉर कर रहे हो। तो भाई 11 साल अगर सोल्जर्स वॉर करेंगे तो परेशान नहीं हो जाएंगे, कहेंगे यार ये कौन सा आइडिया हम लोग लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है लड़ाई। ठीक है, हम लोगों को घर जाना है, अब हम लोगों को मजा पानी मारना है। ठीक, खाली लड़े जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो 1815 आते आते अब नेपोलियन क्या किया था, लगभग मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 1815 आते आते इसके सोल्जर्स एक एक करके इससे ही गद्दारी करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, बहुत लंबा समय हो गया अब लड़ाई करते करते, और अब हम लोग जो है कि तुम्हारे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक चीज ये हुआ, और दूसरा चीज ये होता है कि भाई जो ये लोग जा रहे थे लिबरेटर बन करके कि हाँ भाई हम दूसरे देशों को जा करके नेशन स्टेट बनाने जा रहे हैं, ये कहां तक लिबरेटर थे इसके बारे में बहुत डिबेट है अभी भी। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई ये लोग लिबरेटर नहीं, ये लोग खुद अटैकर हुआ करते थे, कि जो काम राजा रानी कर रहे थे दूसरे देशों में, वही सेम काम ये लोग भी आकर के करने लगे। ये लोग भी आकर के जो है कि चीज़ें सामान लूटने लगे, उसके साथ साथ वुमेन को मोलेस्ट करना, ये सब चीज़ें करना ये लोग भी चालू कर दिए। तो इनमें और बाकी के अपने राजा आजा में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, देखो जैसे ये एक फोटो है, तो यहां पर एक पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। ठीक है, यहां लिबर्टी का पेड़ जो है कि लगाया जा रहा है जर्मनी में। तो भाई देखो एक पेंटर थे जिनका नाम था कार्ल कास्पर फ्रिट्ज, ये पेंटिंग बनाए थे। तो ये बताए थे भैया देखो फ्रेंच आर्मीज यहां पर आई हैं, फ्रांस की आर्मी यहाँ पे आई है, जर्मनी में आई है, और जर्मनी में लिबर्टी का पेड़ लगा रही है। लिबर्टी का पेड़ एक सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म मतलब कि क्या सिंबल यहाँ दिया जा रहा है कि भाई हम आकर के क्या कर दिए, तुमको आजाद कर दिए। अब देखो हम आजाद तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, कुछ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्रांस के सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, देखो पोर्ट्रेड एज ऑपरेसर्स एज द सीज पीजेंट्स कट। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक मिला का जो है कि वो लेके भाग रहे हैं सब, क्या नाम है, ठेला एला लेके भाग रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, कोई जो है कि किसान इंसान है उसका ठेला लेके भाग रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ देखो यहाँ पर वुमेन वगैरह हैं, उनको जो है कि मोलेस्ट किया जा रहा है, कर रहे हैं ये लोग। तो कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ें फ्रांस के जो भी नेपोलियन वगैरह जो था, वो जो चीज़ें पोर्ट्रे कर रहा था वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं थी। तो लोग भी धीरे धीरे इनको वेलकम करना कम कर दिए कि भाई यार तुम लोग तो फिर से जो है कि आकर के लगे परेशान करने। ठीक है, पहले तो हम लोग राजा रानी से लात खा रहे थे, अब तुम लोग आ रहे हो अलग से कह रहे हो कि नहीं नहीं जबरी राजा रानी को हटाओ और जबरदस्ती इस आदमी को गद्दी पे बैठाओ। तो कहने का मतलब ये था कि यार ये लोग 100% सही भी नहीं थे। देखो हिस्ट्री यही है, ठीक, कि उसमें क्या होता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अब हम लोगों के यहाँ ब्रिटिशर्स जो है कि क्या थे भाई, हम लोग के यहाँ सच बताया जाता है कि हाँ ब्रिटिशर्स किस तरीके से कैसे कैसे हम लोगों के यहाँ आकर के लूटपाट किए, और जो है कि हम लोगों के यहाँ सारा का सारा देश को जो है कि कितने सालों तक जो है कि वो किए थे, एक्सप्लॉइट किए थे, कितने लोग इसमें मरे थे। ठीक है, इनका फालतू के वॉर में हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी भी जाओगे दिल्ली में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी सोल्जर्स, ब्रिटिश इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे, उनके नाम आज भी इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जैसे हम लोग क्या हिस्ट्री में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, अगर यही सेम हिस्ट्री तुम जाओगे बात करोगे कि हाँ कॉलोनियल हिस्ट्री इन
ब्रिटेन बात करोगे कि हाँ वहाँ के बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, तो वहाँ के बच्चों को ये सब चीज़ें कुछ बताई ही नहीं जाती। वहाँ के बच्चों को बताया जाता है कि भाई हम लोग, या फिर ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स क्या है भाई, बहुत अच्छे लोग थे, कॉलोनीज में जा करके बहुत डेवलपमेंट किए, ये सब किए वो सब किए, बहुत इसमें जो है कि पंचायत था। इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ है भाई कि एक ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो है कि वो है लेक्चर है, पता नहीं तुम लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन देखना ज़रूर, बहुत मज़ेदार है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक डिबेट हो रहा था जिसमें हमारे यहाँ के शशि थरूर भाई साहब गए थे, ठीक है, बहुत फेमस हुआ था वो वीडियो, तो वो वीडियो जा करके ज़रूर देखना, तो तुमको पता चलेगा कितना ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता था इंडिया के लोगों को भाई ब्रिटिशर्स। और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये सब हिस्ट्री, अपना ही हिस्ट्री नहीं पता है, अपने इतिहास में जो खराब चीज़ें वो लोग किए वही लोग इरेज कर दिए। तो इतिहास में हमेशा ऐसा होता रहता है कि भाई जो लड़ाई जीतता है वो अपना क्या करता है भाई, खूब बड़ाई करता है। खैर, तो नेपोलियन वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा था, नेपोलियन धीरे धीरे करके अपने टेरिटरीज को लूज करता जा रहा था। 1815 का टाइम आते आते बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें सारे के सारे राजा मिल करके, जिनको ये हराया होता है, ये सब लोग एक साथ अटैक करते हैं और नेपोलियन को हरा देते हैं। अब जैसे ही नेपोलियन का रूल खत्म होता है तो पूरा का पूरा फिर से इतिहास फिर से बदलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों बदलना स्टार्ट हो जाता है भाई, नेपोलियन क्या था, नेपोलियन राजा लोगों के खिलाफ था, वो चला गया, तो जो कंजर्वेटिव्स थे, जो राजा के करीबी लोग थे, वो लोग दोबारा से पावर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर भाई ये रहा हम लोगों का पहला पार्ट। अब इसके बाद तुम लोग बताना कमेंट वगैरह कर करके, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 के व्यूज़ हो चुके हैं हम लोग, 1 के सब्सक्राइबर्स हम लोग के हो चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए, और हम लोगों को भी सजेशन देते रहिए कि भाई और क्या करना है, क्या इम्प्रूव करना है। तो जय हिंद।